हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे, अरेस्ट एंड अनरेस्ट। बिना देरी के आर्टिकल को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन बहल। आर्टिकल शुरू करने और कवर करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पैसिव लर्निंग करें, वीडियो चलती रहे, एक टीचर आए और पढ़ा के निकल जाए, आपने कुछ नहीं सीखा उस केस में। पैसिव लर्निंग आपको कुछ नहीं सिखाती है, लैंग्वेज के मामले में खासकर। तो एक्टिव लर्निंग करना है, साथ में पढ़ने की कोशिश करनी है। चाहे 15-20 मिनट हो आपके पास, उतनी ही क्लास लो, लेकिन साथ में पढ़ो। तो चलिए इसी अंदाज में क्लास को शुरू करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, रोज इसी वक्त शाम में आपको एक क्लास मिलती है। कह रहा है अनरेस्ट, अरेस्ट एंड अनरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी और अनरेस्ट का मतलब होता है, खुद से निकालो। रेस्ट का मतलब शांति, पीस, आराम। अनरेस्ट मतलब अशांति। कह रहा जी अरेस्ट हुआ किसी का और उसके बाद में अनरेस्ट यानी अशांति फैल गई। टाइटल पैराग्राफ देखेंगे, किसका अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ, पता लगेगा। कह रहा है कम्युनल एजेंडा इज बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ नन्स फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कह रहा है जो कम्युनल एजेंडा है, एजेंडा क्या होता है, आपका कोई प्लान। कम्युनल यानी जो कम्युनिटी से, धर्म से और जाति से जुड़ा हो। कह रहा है जी धार्मिक एजेंडा है या प्लान है, और वही बिहाइंड भी है, पीछे भी है, अरेस्ट के या गिरफ्तारी के कई क्रिश्चियन नन्स का। और गिरफ्तारी क्यों हुई? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे, इंसानों की खरीद फरोख्त के नाम पे। ट्रैफिकिंग क्या होता है पता है ना आपको? कभी ड्रग ट्रैफिकिंग वर्ड पढ़ो तो मतलब ड्रग्स की खरीद फरोख्त। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है इंसानों की खरीद फरोख्त। तो ऐसे ही आरोप लगा करके क्रिश्चियन नन्स को जेल में डाला गया है कि ये कुछ बच्चियों की खरीद फरोख्त कर रही थी, ट्राइबल लड़कियों की, और उसके पीछे एजेंडा है पूरा का पूरा धार्मिक यानी कम्युनल। मीनिंग निकल गया सेंटेंस का, और यही सबसे पहली और जरूरी चीज है। एजेंडा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, कम्युनल यहां एडजेक्टिव है। ट्रैफिकिंग आपने देख लिया, इलीगल तरीके से किसी चीज को खरीदना या बेचना। चलो अब इस आर्टिकल के 5 वर्ड्स मैं आपको शुरू में दिखा देता हूं, भारी भरकम है जो, ताकि क्लास में पढ़ते हुए वो वर्ड्स आए तो आप उनको स्मूथली पढ़ पाए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, रिसेंटली आपको पता होगा एसएससी ने अपना वेंडर और अपना एग्जाम इंटरफेस और पैटर्न चेंज किया है। नए पैटर्न और नए इंटरफेस को आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास के जरिए। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास में एसएससी के जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे नए इंटरफेस में, जो बिल्कुल एग्जाम जैसा है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस फीचर। मॉक टेस्ट पास अभी अवेलेबल है मॉनसून सेल के दौरान। 3 दिनों के लिए सेल चल रही है, एक दिन ऑलरेडी हो चुका है। 351 रुपीज में 1 साल का मॉक टेस्ट पास आप अवेल कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स इसमें कंबाइंड होंगे, एसएससी हो या बैंकिंग हो। 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी शामिल है मॉक की फॉर्म में। कमेंट सेक्शन में दिया गया टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास का लिंक पे क्लिक करें और जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो उस पर कूपन लगा लेना YT10। इस कूपन का इस्तेमाल करते ही आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज। तो अपने पैसे को सेव करें, कूपन का इस्तेमाल करें, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको दिया गया है। ऑलराइट, भारी भरकम वर्ड पहला। थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं, छोटे मोबाइल में देख रहे होंगे आप। पढ़ के देखो इस वर्ड को, आपके लिए भी नया है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहला वर्ड है प्रोसेलिटाइजेशन। अंग्रेजी में इसको अंग्रेज बोलते हैं यानी अमेरिकन प्रोसेलिटाइजेशन, कुछ अजीब सा बोलते हैं। प्रोसेलिटाइजेशन का मतलब होता है जी धर्मांतरण, किसी को बहलाना, फुसलाना, तैयार करना, परसुएड करना कि वो अपना धर्म बदल ले या अपनी विचारधारा को बदल ले। किसी जो है आपने समाजवादी को कम्युनिस्ट बना दिया, वो भी प्रोसेलिटाइजेशन है। द एनजीओ वॉज अक्यूज्ड ऑफ प्रोसेलिटाइजेशन इन अ रिमोट विलेज। एनजीओ था, वो अक्यूज था या आरोपी था धर्म परिवर्तन करवाने का एक दूर दराज के गांव में। रिमोट यानी एकदम अंदर जंगल के अंदर कहीं दूर दराज, रिमोट। चलिए कन्वर्जन बोलते हैं इसको आसान भाषा में। ये वन वर्ड आप आज की क्लास में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास सबज्यूम। देखिए सब यानी नीचे और अज्यूम कर लेना यानी किसी चीज को मान लेना। आज से अगर सरकार बोले कि सारे टैक्सेस बंद हो जाएंगे, वैट बंद हो जाएगा या फिर सेल्स टैक्स लगता है बंद हो जाएगा, और सारे के सारे टैक्स जो हैं एक ही टैक्स में समा जाएंगे जीएसटी में, तो जीएसटी ने सभी टैक्सेस को सबज्यूम कर लिया।
समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से याद रखोगे तो आपको ये वर्ड याद रहेगा। किसी चीज को अपने अंदर अज्यूम कर लेना, अपने अंदर समा लेना या ले लेना कहलाता है सबस्यूम करना, टू इंक्लूड, अंडर और टेक ओवर। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी हैज सबस्यूम्ड द वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी ने सबज्यूम कर लिया है, अपने अंदर अज्यूम कर लिया है या समा लिया है वैट और एक्साइज ड्यूटी वाले टैक्सेस को। सबज्यूम को इनकॉर्पोरेट करना, कॉलिगेट करना भी बोलते हैं। कॉलगेट नहीं है ये ब्रश वाली, टूथपेस्ट वाली, कॉलिगेट, ठीक है, थोड़ा नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। चलिए, आज सबज्यूम वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास प्रोपेगेंडा। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब ये होता है ऐसी एडवर्टाइजिंग या मशहूरी जो परसुएसिव हो, सामने वाले को परसुएड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने या प्रभावित करने के लिए की गई हो। जैसे मैं कोई चीज आपको बेचना चाहूं, उसकी बुराइयां ना बताऊं, सिर्फ अच्छाइयां बताऊं। बात तो वो सच्ची है, अच्छाइयां तो बता रहा हूं आपको, लेकिन बुराइयां छुपा भी तो रहा हूं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपेगेंडा। सिलेक्टिवली कुछ कुछ बताना जिससे सामने वाला आपकी बात मान ले। और प्रोपेगेंडा जो नाउन है उसकी वर्ब फॉर्म होती है प्रोपेगेट करना। मोस्ट न्यूज चैनल्स आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। ज्यादातर न्यूज वाले जो हैं वो अक्यूज होते हैं, आरोप लगाए जाते हैं उनपे कि वो स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं राजनीतिक प्रोपेगेंडा को। चलिए, स्पेलिंग जरूर देखना इसकी। बोलने में आता है प्रोपोगेंडा, पर बोला जाता है प्रोपेगेंडा। पी ए लगा हुआ है, पी ओ नहीं है। गेंडा तो लिख ही लोगे आप, आगे लगा हुआ है प्रप। चलिए, अगला वर्ड अपने पास एंटाइसमेंट। देखिए, एंटाइस, एल्यूर, अट्रैक्ट, ये सभी वर्ब्स का मतलब होता है किसी को बरगलाना, लुभाना, आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। वहीं से एंटाइसमेंट नाम का नाउन बनाया गया है। अट्रैक्शन को बोलते हैं, और अट्रैक्शन कैसा वाला? बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। द फेयर वॉज फुल ऑफ टेम्पटेशंस फॉर लिटिल किड्स। जो फेयर था, मेला था, वो भरा हुआ था, फुल था आकर्षणों के या टेम्पटेशंस के। और किनके लिए? छोटे बच्चों के लिए, लिटिल किड्स के लिए। टेम्पटेशन इस तरह का आकर्षण है जिसपे आप खुद को रोक ना पाओ, है ना, इतना ज्यादा आप उस चीज से अट्रैक्टेड हो जाओ। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है अपने पास ऑनस। देखिए, ऑन मतलब ऊपर और अस मतलब हमारे, और जो हमारे ऊपर है वो क्या है? वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ऑनस वर्ड का मतलब ही होता है जिम्मेदारी। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है ऑनरस। जो चीज ऑनस से, जिम्मेदारी से भरी हो, ऑनरस कहलाती है। द ऑनस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज ऑन द पुलिस। जिम्मेदारी जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, वो हमारी पुलिस पे है। चलिए, 5 वर्ड्स। टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी ये शीट। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है। आर्टिकल पे आए, एक समरी दे आपको किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक रेलवे स्टेशन से कुछ ननों को, क्रिश्चियन नन्स को गिरफ्तार किया गया, छोटी छोटी आदिवासी बच्चियों के साथ। बच्चियां मतलब बहुत छोटी नहीं थी, लेकिन 12, 15, 18 साल की, 18 साल से कम की। और ये आरोप लगे कि ये जो क्रिश्चियन नन्स थी ना, इन बच्चियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रही थी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती थी या फिर इनको कहीं बेच देती थी। मतलब ऐसा आरोप इन पर लगा कि ये कहीं जो है गांव से ले जा रही थी और आगे बेचने जा रही थी। बाद में पता लगा कि ये सारे आरोप लगाए गए हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा। और इस पूरे पार्ट के अंदर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है ट्राइबल्स के धर्मांतरण की और उसके ऊपर होने वाली कंट्रोवर्सी की। बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग वहां पे ऐसा आरोप लगाते हैं कि ट्राइबल भोले वाले जो होते हैं उनको क्रिश्चियन लोग जो हैं बरगला करके क्रिश्चियन बना देते हैं। तो ये पूरा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से धर्मांतरण के ऊपर आ गया है, और इसी के ऊपर आर्टिकल अपनी ओपिनियंस को आपके सामने रखेगा। ओपिनियन आप माने नहीं माने ये आपकी पर्सनल कॉल है। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए आराम से पढ़ो और सीखो। कमेंट सेक्शन में अपनी गरिमा को भी बनाए रखना। उल्टा पुल्टा लिखते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप भी अपनी गरिमा को बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। टोन आज के क्रिटिकल क्रिटिसाइज कर रहा है जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस को इस वाकये के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ है, रीडिंग लो आराम से, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद मीनिंग निकालो इसका। मैं यहाँ 5 सेकंड के लिए रुकता हूं, आपको जितना टाइम चाहिए हो रोक के वीडियो पढ़ो उसको। चलिए शुरू करें। द अरेस्ट ऑफ 2 कैथोलिक नन्स बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस ऑन चार्जेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग
and forced conversion is another instance of growing religion related harassment। कह रहे जो अरेस्ट है या गिरफ्तारी है दो कैथोलिक नन्स की, कैथोलिक समझते हैं आप, क्रिश्चियन ही समझ लो, क्रिश्चियन एक सेक्ट है कैथोलिज्म। कह रहा है जी जो अरेस्ट है दो कैथोलिक क्रिश्चियन नन्स की छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और किस पे, इन चार्जेस पे या आरोपों पे। और चार्जेस किस चीज के हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या इनकी खरीद फरोख्त के, और फोर्स्ड कन्वर्जन के या जबरन किए गए धर्मांतरण के। कह रहा है ये अरेस्ट जो है ये एक और इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है बढ़ती हुई या ग्रो करती हुई रिलीजन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी हैरेसमेंट का या प्रताड़ना का। चलिए, अरेस्ट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ऑथर का ये मानना है कि ये अरेस्ट गलत है, इन नन्स के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, उनको हरेस किया जा रहा है। हैरेसमेंट आप समझते ही हैं, किसी को परेशान करना, लताड़ना, प्रताड़ना करना। हैरेसमेंट की स्पेलिंग देख लेना, हैरेस डबल एस आता है, आर सिंगल और एस डबल, लिख करके देखोगे तो याद रहेगी, नहीं तो स्पेलिंग एरर में ये वर्ड कभी भी समझ नहीं आएगा आपको। बड़े आगे, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल या केस, उदाहरण। कह रहा है जी कैरोलाइट सिस्टर्स प्रीति मैरी एंड वंदना फ्रांसिस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट were escorting 3 tribal girls to an Agra convent for jobs when they were apprehended from Durg railway station on July 25। कह रहा है जी केरला की सिस्टर्स हैं। केरलाइट का मतलब क्या है, जो केरला का लोकल हो। जैसे मुंबई के लोकल लोगों को मुंबईकर बोल देते हैं, सुना होगा ना आपने, एक मुंबईकर निखिल नाम से आपको एक चैनल भी मिलेगा, मुंबईकर। जयपुर वालों को जयपुराइट बोल देते हैं, अहमदाबाद वालों को अहमदाबादी बोल देते हैं, केरला वालों को बोलते हैं केरलाइट। कह रहा जी केरला की रहने वाली जो सिस्टर्स थी या क्रिश्चियन चर्च की नन्स थी, जिनके नाम थे प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस, और ये कहाँ से आती हैं, ये इस खास जो है घराने से आती हैं या क्रिश्चियन सेक्ट से आती हैं, और उस सेक्ट का नाम है ऑर्डर ऑफ असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट। ठीक है ना, ये इनकी कोई संस्था समझ लो आप। कह रहा है ये दोनों नन्स एस्कोर्ट कर रही थी या साथ ले जा रही थी। एस्कोर्ट करना यानी किसी को साथ ले जा करके गाइड करना, और किनको, 3 ट्राइबल गर्ल्स को या आदिवासी लड़कियों को। और कहाँ ले जा रही थी इनको, आगरा के कॉन्वेंट में या आगरा के एक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल पता होंगे आपको, और किस लिए, नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए। कब, कह रहे जी व्हेन दे वर एप्रीहेंडेड फ्रॉम दुर्ग रेलवे स्टेशन ऑन जुलाई 25। और कह रहा है ये तब हुआ जब इनको गिरफ्तार किया गया, एप्रीहेंड किया गया दुर्ग नाम के शहर के रेलवे स्टेशन से जुलाई 25 को। और गिरफ्तार क्यों किया गया, कह रहा है जी आफ्टर अ बजरंग दल मेंबर फाइल्ड अ कंप्लेंट। ये गिरफ्तारी हुई तब जब बजरंग दल के एक मेंबर ने फाइल किया, दाखिल किया अपनी एक शिकायत को, कंप्लेंट को। तो ये पूरी घटना है। चलिए, सिस्टर्स प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस दोनों सब्जेक्ट हैं। वर्ब है इनकी वर एस्कोर्टिंग, ये एस्कोर्ट कर रही थी। दे की वर्ब है वर एप्रीहेंडेड, उनको एप्रीहेंड किया गया, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। एप्रीहेंड करने का मतलब होता है अरेस्ट करना। ऊपर आपने अरेस्ट वर्ड देखा ना, अरेस्ट को ही एप्रीहेंशन बोलते हैं, वर्ब फॉर्म में एप्रीहेंड, नाउन फॉर्म में एप्रीहेंशन। बजरंग दल मेंबर की वर्ब है फाइल्ड। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। कंप्लेंट एक नाउन है, इसके आगे का टी निकाल दें तो कंप्लेन एक वर्ब होती है। पता है ना ये चीजें आपको, रिपीट कर देता हूं फिर भी, है ना, नया कुछ सीख पाओ या पुराना कुछ रिवाइज हो जाए आपका। कंप्लेंट एक नाउन है, प्लूरल बना लो, लेकिन कंप्लेन जो है वो एक वर्ब है, V1 V2 V3 से चलती है। कह रहा जी दे हैव बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 कन्वर्जन एंड सेक्शन 143 ऑफ भारतीय न्याय संहिता या ट्रैफिकिंग। कह रहा जी इनको बुक किया गया है। देखिए, बुक करने का मतलब होता है किसी को किसी मामले में गिरफ्तार करना, उस पर कोई धारा या कलम चढ़ाना। तो इन दोनों महिलाओं सिस्टर्स को धर्म जो है पकड़ा गया है और इनके ऊपर धाराएं या कलम लगाई गई है सेक्शन 4 के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 का, जो कन्वर्जन के खिलाफ है, और धारा 143 के अंतर्गत जो है भारतीय न्याय संहिता की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, इंसानों की खरीद फरोख्त के लिए। चलिए, दे अगेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दोनों कौन है, मैरी और फ्रांसिस। वर्ब इनकी हैव बीन बुक्ड, पैसिव वॉइस लगाया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। बुक वर्ड के ऊपर आप गिरफ्तारी से काफी सारे फ्रेजेस बना सकते हैं। जैसे एक फ्रेज है टू ब्रिंग समवन
टू बुक। पता है ना फ्रेज आपको? ये बुक का मतलब होता है पुलिस वालों की एफआईआर वाली बुक। अगर किसी आदमी को आप ब्रिंग समवन टू बुक कर रहे हैं, यानी उसका नाम एफआईआर की पोथी तक या बुक तक ले जा रहे हैं, यानी किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। वहीं से ये वर्ड पकड़ना, दे हैव बीन बुक्ड, इनको भी बुक किया गया है या एफआईआर वाली बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। ऐसे याद रखोगे तो ये फ्रेज हमेशा दिमाग में बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे तो इनके सेक्ट का नाम था मैरी इमैक्युलेट, इमैक्युलेट, लेकिन इमैक्युलेट एक वर्ड भी अंग्रेजी में और उसका एक खास मीनिंग भी होता है। वन वर्ड है ये। जिनको याद है कमेंट्स में डालना, बहुत बार करवाया मैंने आपको, मैरी कुछ भूल जाओ आप। इमैक्युलेट एक वन वर्ड अंग्रेजी में, इसका मीनिंग पता हो तो कमेंट्स में डालना, नहीं पता हो तो गूगल करना, आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग लेनी है इसकी फटाफट से एक। चलिए, कह रहे वाइल सीएम विष्णु देव साई इंसिस्टेड दैट द नन्स वर engaging in human trafficking and conversion through inducement. The kin of the girls have since clarified that there were no forceful conversion and they had given their consent to be taken to Agra. देखो, सेंटेंस वाइल से शुरू हुआ है, प्रेशर में मत आओ, लंबा सेंटेंस है सर कैसे पढ़ूंगा। शुरू में वाइल आ गया ना, मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास दिखेगा। विरोधाभास क्या होता है? हालांकि बाहर बारिश थी फिर भी मैं चला गया, तो ये विरोधाभास है ना, वैसे दिखेगा। कह रहा है हालांकि ऐसा है। कैसा है भाई? चीफ मिनिस्टर जो देसाई साहब हैं, विष्णु देव साई हैं, इन्होंने इंसिस्ट किया या जोर देके ये कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, और क्या कहा कि ये जो नने थी, क्रिश्चियन नन्स, ये इंगेज कर रही थी या लगी हुई थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, बच्चियों की खरीद फरोख्त में और इनके कन्वर्जन में। ऐसा चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है छत्तीसगढ़ के। और ये काम कैसे हो रहा था? इंड्यूसमेंट के जरिए हो रहा था। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को परसुएड करना, बहलाना, फुसलाना, मनाना, पॉजिटिव तरीके से कि चलो ये कर दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो कह रहे हैं जहां मिनिस्टर साहब का यही कहना है, चीफ मिनिस्टर का, कि सच में ये नने इनको इस काम में इंगेज कर रही थी या ट्रैफिकिंग करके इनका कन्वर्जन करवा रही थी। कह रहे वहीं पे जो किन है, जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं इन लड़कियों के, उन्होंने जरूर क्लैरिफाई किया है, साफ साफ बताया है कि कोई फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं था, जानबूझ करके या जबरन इनका धर्मांतरण नहीं हुआ था। और इन माँ बाप ने या किन ने, रिश्तेदारों ने दे दी थी अपनी खुद की कंसेंट या इच्छा या रजामंदी कि इनको ले जाया जाए आगरा तक। ठीक है, तो ये लड़कियों ने या माँ बाप ने मिल करके कंसेंट दी थी कि लड़कियों को ले जाओ आगरा में, जॉब दिलाओ, धर्मांतरण करवाओ, इनको क्रिश्चियन बनाओ। ऐसा माँ बाप का कहना है, रिश्तेदारों का। तो ये आपको विरोधाभास इसमें दिखना था। चलिए, मेन बात ये है कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, इनका कहना ये था। और दूसरी बात ये है कि किन ने यानी रिश्तेदारों ने क्या कहा। चीफ मिनिस्टर की वो है इंसिस्टेड, नन्स की वो है वर इंगेजिंग, इंगेज करना, किसी काम में लगना। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, लेकिन कोई चीज का लोभ या लालच दे करके। किन होते हैं रिश्तेदार, वर्ब इनकी हैव क्लैरिफाइड, क्लैरिफाई करना, किसी चीज को साफ साफ समझाना। कन्वर्जन की वर्ब है वॉज, दे की वर्ब है हैड गिवन। कंसेंट का मतलब होता है आपकी रजामंदी। किन वर्ड को देख लेना, रिश्तेदार को बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है अंग्रेजी में किथ। किथ का मतलब होता है आपके जानने वाले या आपके फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसी से पूरा फ्रेज क्या बनाते हैं अपने, किथ एंड किन। ठीक है ना, आपके सब जानने वाले, सब आपके हितैषी लोग जो है वो कहलाते हैं किथ एंड किन। किथ हो गए दोस्त, किन हो गए रिश्तेदार। तो ये फ्रेज हमेशा याद रखें। चलिए, कह रहा है द अरेस्ट हैव लेड टू कंडेमनेशन अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अगेंस्ट कम्युनल विजिलेंटिज्म। कह रहा है ये जो आरोप है अरेस्ट का या फिर ये जो गिरफ्तारी है, ये लीड टू कर गई है कंडेमनेशन की तरफ या बहुत जोरों की क्रिटिसिज्म की तरफ, आलोचना की तरफ। पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, पूरे सियासी रेंज में हर तरह की पार्टी जो है इसकी आलोचना कर रही है। और ये स्पेक्ट्रम में कंडेमनेशन किस चीज का है? ये है कम्युनल विजिलेंटिज्म के खिलाफ या फिर धार्मिक तौर पे कानून के मिसयूज के खिलाफ। मैं सारे वर्ड्स आपको समझा देता हूं, एक बार मीनिंग निकाल लो इसका। अरेस्ट की वर्ब है हैव लेड टू करना, किसी चीज की तरफ लीड करना या ले जाना। कंडेमनेशन होता है सीवियर क्रिटिसिज्म, बहुत बुरे से आलोचना। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज। अगर आप विजिबल लाइट को, सफेद रोशनी को ब्रेक करेंगे तो देखेंगे
वो वॉयलेट से, इंडिगो से, ब्लू से, ग्रीन से, येलो से, ऑरेंज से और रेड से मिलके बनी है। याद है ना आपको विव ग्योर? तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, वॉयलेट से लेकर के रेड तक, बैंगनी से लेकर लाल तक। तो वैसे ही पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का मतलब है हर तरह की पार्टी, लेफ्ट लीनिंग से लेकर के राइट लीनिंग तक, तो हर तरह की पार्टी ने इसका विरोध किया है। विजिलेंटिज्म आप समझते ही हैं। विजिलेंट वो आदमी होता है जो बहुत सावधान हो। विजिलेंटी वो आदमी होता है जो इतना सावधान हो कि कानून की रखवाली करने के लिए कानून अपने हाथ में ले ले। और वहीं से वर्ड बनाया गया विजिलेंटिज्म, जब आप लॉ लेस हो जाते हैं, कानून की रखवाली करने के लिए खुद ही कानून के भक्षक बन जाते हैं। सारे वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं एक सबको एक साथ पिरोने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, लीडर्स अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस हैव प्रोटेस्टेड। सारे लीडर्स ने पूरी पॉलिटिकल लाइंस के अंदर, किसी भी लाइन का विचारधारा का आदमी देख लो, उस लीडर ने इस चीज को प्रोटेस्ट किया है, इसकी आलोचना की है। आगे कह रहा है, रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड ऑपोजिशन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एमपीज फ्रॉम केरला हेल्ड धरनाज आउटसाइड पार्लियामेंट। कह रहा है केरला की जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है एलडीएफ, और वहां की जो अपोजिशन पार्टी है यानी उसका नाम है यूडीएफ, कह रहे इन दोनों के एमपीओ ने जो केरला से थे, इन्होंने हेल्ड किया या ऑर्गेनाइज किया धरना को। धरना तो आप समझते ही हैं, पार्लियामेंट के बाहर। कह रहा है एंड द कैथोलिक चर्च थ्रू इट्स ऑफिशियल माउथ पीस दीपिका एंड अदर चर्च ऑर्गेनाइजेशंस टू डिनाउंस द अरेस्ट। और जो कैथोलिक चर्च है भारत की, कह रहा है इसने अपने ऑफिशियल माउथ पीस के जरिए या प्रवक्ता के जरिए, माउथ पीस वो होता है जो आपकी बात सबके सामने रखे मीडिया में, सोशल मीडिया में, जिनका नाम है दीपिका। कैथोलिक चर्च ने भी और दूसरी कई चर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने भी डिनाउंस किया, या फिर यूं कह दे कि क्रिटिसाइज किया इन अरेस्ट को, गिरफ्तारियों को। मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ समझने समझाने वाला है नहीं। केरला में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों एक साथ आ गई है इस मामले में, क्योंकि केरला की थी दोनों सिस्टर्स ये। एमपीज की वो है हेल्ड, हेल्ड होल्ड की सेकंड फॉर्म है, होल्ड हेल्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। कैथोलिक चर्च की वो है डिनाउंस, डिनाउंस करना, किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना। माउथ पीस या प्रवक्ता जो आपकी बात को सबके सामने रखता हो। बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ, चलिए पढ़ रहे हो ना साथ साथ। कह रहे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ प्रोसेलिटाइजेशन रो हैज इरप्टेड इन्वॉल्विंग क्रिश्चियन मिशनरीज। कह रहा ये पहली दफा नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है। अच्छा किस बात की? ये बात की कि जो प्रोसेलिटाइजेशन है या धर्मांतरण है, उसकी रो या कंट्रोवर्सी, रो क्या होती है? किसी मामले पे होने वाली, समझ गए ना, विवाद। धर्मांतरण पे होने वाला विवाद वो इरप्ट हुआ है या अचानक से उभरा है, और ये इरप्ट हुआ है इन्वॉल्व करते हुए क्रिश्चियन मिशनरीज को या फिर चर्चों को। पहली बार नहीं है, बहुत बार क्रिश्चियन चर्चों पे इस तरह के विवाद होते रहे हैं। दिस की वर्ब इज प्रोसेलिटाइजेशन, रो की वर्ब हैज इरप्टेड। इरप्ट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज की शुरुआत होना, फट पड़ना। जैसे कहीं पे ज्वालामुखी फट पड़ा, कहीं पे वॉयलेंस फट पड़ी, यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फट पड़ी, तो इरप्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ। कह रहे लास्ट ईयर marked 25 years of brutal killing of Australian missionary Graham Staines and his two minor sons in Odisha। कह रहे जी पिछला ही जो साल था यानी 2024, इसने मार्क किया या निशान बनाए 25 साल का उस निर्मम या निर्दयी किलिंग के, हत्या के, जो ऑस्ट्रेलिया के एक पॉप या फादर की थी, मिशनरी की थी, जिनका नाम था ग्राहम स्टेन्स, और उनके 2 माइनर सन थे, छोटे छोटे उनके बच्चे थे ओडिशा में। तो 1999 में घटना हुई थी, थोड़ा आप नेट पे पढ़ना। ग्राहम स्टेन्स को उनकी जीप के अंदर उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ, एक बच्चा 4-3 साल का था, दूसरा बच्चा 7-8 साल का था, जिंदा जला दिया गया उड़ीसा में, इस नाम पे कि ये ऑस्ट्रेलिया से आकर के यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं। चलिए लास्ट ईयर की वो पे मार्क करना, किसी चीज का निशान बनना। कह रहा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स citizens the right to practice and propagate the religion of their choice. Several states including UP, MP, Chhattisgarh, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Jharkhand and Odisha have misused the provisions of anti-conversion laws. कह रहे जी बावजूद इस फैक्ट के या तथ्य के, डिस्पाइट द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? दैट वो ये वाला फैक्ट
कि हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, देता है सभी सिटीजन्स को ये वाला राइट या हक कि वो प्रैक्टिस करें या अपनाएं और प्रोपोगेट करें, आगे फैलाएं रिलीजन को या धर्म को, जिसे भी वो चाहते हैं। कह रहे हैं बावजूद इस आज़ादी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि कोई भी धर्म चुनो, पालन करो या फैलाओ, कह रहे इसके बावजूद बहुत सारी स्टेट्स हैं, राज्य हैं हमारे, जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्होंने मिसयूज किया है या गलत तरीके से दुरुपयोग किया है, इस्तेमाल किया है कई सारे प्रोविजंस या नियमों का एंटी कन्वर्जन लॉज के। और ये एंटी कन्वर्जन लॉज कौन से हैं भाई? आगे बताया गया, दैट वर इंटेंडेड टू ओनली टू प्रिवेंट कन्वर्जन थ्रू फोर्स और फ्रॉड और अल्यूरमेंट। एंटी कन्वर्जन लॉज वो हैं जो इंटेंडेड थे, जिनका इंटेंशन था कि वो सिर्फ प्रिवेंट करेंगे या रोकेंगे ऐसे धर्मांतरण को, कन्वर्जन को, जो या तो जबरन होता हो या जालसाजी के साथ होता हो या एल्यूरमेंट या बहकावे के साथ होता हो। समझ गए ना? तो एंटी कन्वर्जन लॉज भारत में है, किसी को जबरन नहीं करवाना, किसी को पागल बना के धर्म परिवर्तन नहीं करवाना, या किसी को बहुत ज़्यादा लुभा करके ले पैसे पकड़ और धर्म बदल ले। तो ऐसे एंटी कन्वर्जन लॉज का इस्तेमाल करती हैं ये सारी स्टेट्स। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वो पे प्रोवाइड्स प्रोपोगेट करना, समझते हैं आप, सिलेक्टिवली किसी चीज़ को आगे एडवर्टाइज करना। स्टेट्स की वो है हैव मिसयूज, दैट आया है लॉज के लिए। एल्यूरमेंट होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आकर्षण। चलिए, अभी ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको। ये कॉन्सेप्ट 4 दिन पहले आया था, एक अच्छा रिवीजन मिल जाएगा आपको। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस, इन दोनों का मीनिंग निकालने की कोशिश करो और बताओ दोनों में से गलत और सही कौन सा है। एक बार खुद से ट्राई दोगे तो दिमाग में बैठेगा। डिस्पाइट अ गुड परफॉर्मेंस द टीम लॉस्ट द मैच। डिस्पाइट द टीम गेव अ गुड परफॉर्मेंस, इट लॉस्ट द मैच। देखिए, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस के टीम जो है मैच को हार गई। दूसरे में देखो, बावजूद टीम की अच्छी परफॉर्मेंस देने के, डिस्पाइट द टीम गेव अ गुड परफॉर्मेंस, टीम जो मैच हार गई। बात एक ही है दोनों में, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि डिस्पाइट जो है ना, डिस्पाइट फर्स्ट सेंटेंस में डिस्पाइट के साथ में एक नाउन लगाया गया है, परफॉर्मेंस। गुड यानी अच्छा, गुड एक एडजेक्टिव है। और सेकंड केस में डिस्पाइट के साथ में नाउन नहीं है कोई, आपने आगे जो नाउन रखा उसकी वर्ब भी रख दी, टीम की वर्ब है गेव। यानी सेकंड केस में डिस्पाइट के बाद में एक पूरा क्लोज लगाया गया। क्लोज समझते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। फर्स्ट केस में डिस्पाइट के बाद में एक नाउन है, परफॉर्मेंस, कोमा लग गया। सेकंड केस में डिस्पाइट के बाद पूरा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, टीम बनेगा सब्जेक्ट और गेव बनेगी इसकी वर्ब। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि सेकंड सेंटेंस गलत है, क्योंकि डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, अपने बाद में सब्जेक्ट और वर्ब के क्लोज को या पेयर को नहीं ले सकती। क्या करें इस केस में? सेकंड केस में आपको एक ऐसा वर्ड लाना पड़ेगा जो बावजूद का मीनिंग देता हो और सब्जेक्ट वर्ब को दोनों को हैंडल कर सके। ऐसे वर्ड को अंग्रेजी में बोलते हैं कंजंक्शन, और बावजूद का मीनिंग देने वाली कंजंक्शन अंग्रेजी में ऑल्दो। तो अगर आपको सेकंड सेंटेंस को सही करना है ना, तो डिस्पाइट हटा दो और यहां लिख दो ऑल्दो। कितना समझ गए? डिस्पाइट और ऑल्दो का मीनिंग सेम है। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, एक नाउन लेगी, ऑल्दो एक कंजंक्शन है, अपने बाद में एक क्लोज लेगी, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को लेगी। अब इसी का थर्ड और एडवांस पोर्शन देखो। अगर कहीं पे आपका डिस्पाइट से काम ना चल रहा हो और आपको ऑल्दो लगाने की मजबूरी आन पड़े, तो आप एक और ऑल्टरनेटिव कर सकते हो, विकल्प है आपके पास। आप डिस्पाइट के बाद में ऐसा भी लिख सकते हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। इस केस में डिस्पाइट को एक नाउन मिल जाता है, फैक्ट, और दैट कंजंक्शन भी आ जाती है और एक नया क्लॉज भी सेट हो जाता है। तो यहां आप देख पा रहे हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अगर मैं चाहता तो इस पूरे को काट के मैं यहां पे ऑल्दो का इस्तेमाल भी कर सकता था। अकेला डिस्पाइट लगाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। समझ गए? एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मुझे दिखा तो एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ी, या तो ऑल्दो लगे या फिर डिस्पाइट द फैक्ट लगे। थर्ड सेंटेंस में दे रहा हूं खुद से ट्राई देने के लिए, डिस्पाइट ही वॉज वॉर्न्ड बिफोर हैंड ही डिड नॉट वेक अप टू द रियलिटी, या टू लगा लेना। बावजूद उसके वॉर्न किए जाने के बहुत बार या पहले से ही वो रियलिटी के सामने उसने आंख नहीं खोली, हकीकत को नहीं समझा। चलो कमेंट्स में डालना, सही करके डालोगे तो आप भी सीख पाओगे।
सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट फिनिश करो इसको। कह रहा है दीज लॉज आर ऑफ्टन यूज्ड टू क्रिमिनलाइज इंटरफेथ मैरिजेस बाय लेबलिंग कन्वर्जन बाय मैरिज एज अनलॉफुल। कह रहे ये जो धर्मांतरण के खिलाफ जो लॉज बनाए गए हैं, अक्सर इनका इस्तेमाल होता है कि क्रिमिनलाइज किया जाए या कानूनी तौर पे गैर कानूनी बनाया जाए। क्रिमिनलाइज करना, किसी चीज को क्राइम बनाना। और किसको? इंटरफेथ मैरिजेस को, ऐसी शादियों को जो दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में होती हैं। और कैसे करते हैं ये काम? इंटरफेथ मैरिज को ये क्रिमिनलाइज करते हैं लेबल करके या उन पे ठप्पा लगा करके, कन्वर्जन का, धर्मांतरण का। और कैसे? मैरिज के थ्रू, और वो ठप्पा होता है अनलॉफुल। समझ गए ना? तो ये यूं कहते हैं कि मैरिज के थ्रू धर्मांतरण हुआ, यानी जबरन हुआ है ना। हमारे हिंदू बहन को मुस्लिम बना दिया, हमारे हिंदू भाई को मुस्लिम भाई को हिंदू बना दिया, ऐसा कुछ किया तो इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं वो गलत हैं और इसकी वजह से धर्मांतरण इलीगल है। ऐसे इनका इस्तेमाल करते हैं। लॉज की वो है आर यूज्ड। कह रहा है इन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स सच एज झारखंड देयर इज अनदर टेंशन ब्रूइंग बिटवीन आदिवासीज एंड बोथ क्रिश्चियन ट्राइबल्स एंड हिंदूज। कह रहे फिर अगर ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स की बात करें, ऐसे इलाकों की बात करें जहां ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे कि झारखंड की बात करें, तो वहां पे एक और ही टेंशन है, अनदर टेंशन है जो ब्र्यू कर रही है या सुलग रही है, उबल रही है। और किन के बीच में? आदिवासियों के बीच में और इन दोनों के बीच में, एक तो क्रिश्चियन ट्राइबल्स और हिंदूज। तो आदिवासी इलाकों में आदिवासी जो हैं, ट्राइबल जो हैं, जो क्रिश्चियन बन गए हैं ट्राइबल, उनके भी खिलाफ लड़ते हैं, और जो हिंदूज हैं, नॉन ट्राइबल है, उनसे भी उनकी टेंशन बनी रहती है। चलिए, टेंशन की वो है इज क्लोज देयर से शुरू हुआ है, ये आपको मैं भी डिटेल में करवा देता हूं कॉन्सेप्ट। ब्रू करने का मतलब होता है किसी चीज का अंडर डेवलपमेंट होना और उफान पे होना। जैसे पानी, वैसे ब्रू वर्ड बना है, बियर वगैरह बनाते हैं ना, अल्कोहल, वहां से ब्रूरी, ब्रू करना बोलते हैं, बियर को उबाल करके बनाया जाता है। तो अब ऐसा समझें, अगर कोई चीज को उबाला जा रहा हो, कोई सिचुएशन को गर्म किया जा रहा हो, फटने वाली हो, तो वो ब्रू हो रही होती है। तो टेंशन इज ब्रूइंग। कह रहे जी वाइल हिंदुत्व ग्रुप्स with the RSS backing are exhorting tribals to wake up to their Hindu roots. Tribal outfits are resisting this and demanding a separate Sarna religious code. कह रहे जहां हिंदुत्व ग्रुप जो हैं, बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे, जिनकी आरएसएस की बैकिंग है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, कह रहे वो एग्जोर्ट कर रहे हैं ट्राइबल्स को। एग्जोर्ट के दो मीनिंग होते हैं, फोर्स करना या फिर जो है मनाना। वो दबाव में लाते हैं या मनाते हैं ट्राइबल्स को, आदिवासियों को, कि वो वेकअप टू खरे करें या वो आंखें खोल के समझें अपने हिंदू रूट्स को, अपने वैदिक जड़ों को। कह रहे जहां ऐसा हिंदू वाले ग्रुप कर रहे हैं, वहीं पे जो ट्राइबल आउटफिट्स हैं या ट्राइबल लोगों के ग्रुप हैं, वो इस चीज को रजिस्ट करते हैं या इसके खिलाफ थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाते हैं और डिमांड कर रहे हैं वो अपना एक खुद का रिलीजियस कोड या सेक्ट, जिसका नाम है सरना रिलीजियस कोड। तो ट्राइबल्स बोलते हैं हम तो हिंदू भी नहीं है, हम तो कुछ और है, सरनाज है हम तो, हमारा अलग कोड है, ना हम क्रिश्चियन ना हम हिंदू। ऐसा इनको ट्राइबल के अंदर यहाँ आपको टेंशन देखने को मिलेगा। हिंदू ग्रुप्स वो इनकी आर एग्जॉर्टिंग, एग्जॉर्ट करना, प्रेशराइज करना या परसुएड करना। आउटफिट्स की वो है आर रजिस्टिंग। आउटफिट का मतलब होता है ग्रुप, रजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध दिखाना। दूसरी वो है आउटफिट्स की आर डिमांडिंग, वो डिमांड भी कर रहे हैं। ये फ्रेज देखना, वेक अप टू समथिंग। वेक अप टू समथिंग का मतलब होता है अपनी आंखें खोल के किसी चीज को समझना। वेक अप टू रियलिटी, हकीकत को समझना। वेक अप टू सिचुएशन, सिचुएशन को समझना, है ना। ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, टू का इस्तेमाल इसके बाद जरूर होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और कर लो। दो सेंटेंसेस दिखा रहा हूं आपको, मुझे बता दो दोनों में से सही कौन सा और गलत कौन सा है। There was a car parked in the street. There were two cars parked in the street. देखो देर के बाद एक बार was लगा दिया, एक बार वर लगा दिया, तो एक सही होगा दूसरा गलत होगा। भाई देर जो है कभी was कभी वर कैसे ले लेगा? नहीं ले सकता ना, ले सकता है, बस कॉन्सेप्ट यही है। देर की बेचारे की खुद की कोई वो भी नहीं है, इसको तो वो सब्जेक्ट बना दिया गया है जो ये था नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है शुरू में, लेकिन बेचारा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट का काम करता है।
जो वर्ब इसके बाद में लिखी होती है वो इससे पूछ के नहीं आती, उस वर्ब का सब्जेक्ट लिखा होता है उसके बिल्कुल बाद में। देखो एक कार थी तो आपने वॉज लिखा, देयर वॉज ए कार। दो कारें थी तो आपने वर लिखा, देयर वर टू कार्स। बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां भी देखो देयर इज अनदर टेंशन, टेंशन के हिसाब से इज आया हुआ है। यहां पे अगर ऐसा लिखा होता देयर इज अदर टेंशंस, टेंशंस के हिसाब से फिर आपको आर लगाना पड़ता। देयर हैज बीन टू सच प्लेयर्स इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री में दो ऐसे प्लेयर्स रहे हैं। दो प्लेयर्स हैं, टू प्लेयर्स हैं, तो हैज बीन नहीं, हैव बीन का इस्तेमाल करना होगा। लास्ट क्वेश्चन खुद से करोगे। देयर हैव बीन सेवरल सच इंसिडेंट्स इन द पास्ट। अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो इस सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालना। देयर हैव बीन सेवरल सच इंसिडेंट्स इन द पास्ट, सही करके डालना कमेंट्स में, ऐसा कैसा मत दिखना, सही करके डालना। चलो लास्ट सेंटेंस है, मतलब एक पैराग्राफ है, फटाफट इसको फिनिश करो। चलिए कह रहे ट्राइबल आउटफिट्स अलेज दैट द हिंदू ग्रुप्स आर डूइंग द सेम थिंग एज क्रिश्चियन मिशनरीज टू सबस्यूम देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। कह रहे जो ट्राइबल आउटफिट्स है ना, ये ग्रुप है जो आदिवासियों के, वो ऐसा अलेज करते हैं, आरोप लगाते हैं कि जो हिंदू ग्रुप्स हैं, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल टाइप्स, ये भी तो वही काम कर रहे हैं जो क्रिश्चियन मिशनरी करती है। और क्या काम है, सब अज्यूम कर लेना, अपने अंदर समा लेना इन ट्राइबल लोगों के डिस्टिंक्ट कल्चर को या अनोखी संस्कृति को। तो ट्राइबल आउटफिट्स का यही कहना है कि ना हमें क्रिश्चियन बनाओ ना हमें हिंदू बनाओ, हमारा अलग कल्चर डिस्टिंक्ट संस्कृति है, उसे ही हमें जिंदा रखने दो। आउटफिट्स की वर्ब है अलेज, अलेज करना, किसी चीज पे आरोप लगाना। हिंदू ग्रुप्स की वर्ब है आर डूइंग, सबस्यूम करना, किसी को अपने अंदर ले लेना। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, सर ट्राइबल है तो हिंदू ही होंगे, नहीं। ट्राइबल किसी भी रिलीजन में हो सकता है। आप सिख होकर के भी ट्राइबल हो सकते हो, आप मुस्लिम होकर के भी ट्राइबल हो सकते हो, आप क्रिश्चियन ट्राइबल भी हो सकते हो, ठीक है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, एससी का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुइज्म में मिलेगा, सिखिज्म में मिलेगा, जैनिज्म में मिलेगा। मुस्लिम एससी या क्रिश्चियन एससी नहीं होते हैं, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ट्राइबल, वो किसी भी धर्म से हो सकता है। कह रहा जी इन छत्तीसगढ़ विच हैज अराउंड 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देयर इज ऑल्सो अ डिबेट ऑन वेदर ट्राइबल्स हु आर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी शुड बी डिलिस्टेड फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वही बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जहां की लगभग 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस या जनगणना के हिसाब से, कह रहा है ऐसे छत्तीसगढ़ में एक डिबेट भी चल रही है, देयर इज ऑल्सो ए डिबेट, एक बहस भी है इस चीज पे कि हाँ या ना जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं, जो कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ, जो बदल रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्या उनको डिलिस्ट कर दिया जाए या उनको लिस्ट में से निकाल दिया जाए शेड्यूल्ड ट्राइब की। चलिए विच की वर्ब है हैज, विच आया छत्तीसगढ़ के लिए। डिबेट की वर्ब है इज, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट डिबेट के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर है। ट्राइबल्स की वर्ब है शुड बी डिलिस्टेड, ट्राइबल्स आया के लिए आया हु की वर्ब है आर कन्वर्टिंग। ट्राइबल्स प्लूरल है, इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है, इसकी जगह पे आर का इस्तेमाल किया गया। चलिए कह रहा है इन सच अ चर्न द ऑनर्स इज ऑन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब्स एंड वेलफेयर। कह रहे हैं ऐसे एक चर्न में, बदलाव में, या फिर यूं कह दें बहुत ज्यादा एजिटेशन में। चर्न क्या होता है, जब आप दूध को गर्म करके, मक्खन को, दही को गर्म करके मक्खन बना रहे होते हो, है ना, वो गर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है चर्न। कह रहे जी ऐसे एक एजिटेशन में या अशांत माहौल में जो सारा ऑनर्स है या फिर जिम्मेदारी है वो है हमारे सियासी, धार्मिक और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस की, कि हम फोकस करें काम आने वाली चीज़ों पे, और वो क्या क्या है, आर्थिक डेवलपमेंट है, जॉब्स है और लोगों की भलाई है। पहले ये सब चीज़ें फिक्स करो, फिर धर्म के ऊपर बहस होनी चाहिए। ऑनर्स की वर्ब है इज, ऑनर्स की मतलब है जिम्मेदारी, चर्न आपने देख लिया। कह रहा है जी गवर्नमेंट मशीनरीज शुड बी यूज्ड टू इन्फोर्स राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट वायलेट देम। कह रहा सरकारी तंत्र का भी, मशीनरी का भी इस्तेमाल होना चाहिए, पैसिव वॉइस लगा करके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, हमारे हकों को, अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, जो गारंटीड बाय हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी गारंटी हमें संविधान में मिली हुई है। कह रहे ना कि
उनको वॉयलेट करने के लिए, उनका उल्लंघन करने के लिए। मशीनरीज की वर्ब शुड बी यूज्ड। रैप अप करें क्लास को। पढ़ने में इजी था, आर्टिकल थोड़ा लंबा था। आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो बना करके लाया हूं वो लाया हूं खास करके बैंकिंग मेंस वालों के लिए। आजकल तो एसएससी का सिलेबस भी बैंक जैसा ही हो गया है पैटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया पूछा है आपसे और लंबे लंबे सेंटेंस लिख करके लाया हूं। अपने आप ढूंढ करके बताओ मुझे चारों में से इस सेंटेंस, इस पूरे आर्टिकल का समरी क्या होगा। खुद से ट्राई देना, आंसर बता रहा हूं आपको मैं। ये आर्टिकल जो है ट्राइबल्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ना छत्तीसगढ़ के बारे में है, ना केरला के बारे में। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे धर्मांतरण कानूनों का इस्तेमाल करके जो लॉफुल होने वाले धर्मांतरण हैं उनको भी दबाया जाता है, टारगेट किया जाता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को धर्मांतरण कानूनों का गलत इस्तेमाल करके। ठीक है ना, तो बी आंसर बनेगा फर्स्ट में। सेकंड में आपसे पूछा है, कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज ऑथर ने मान ही ली है, अज्यूम कर ही ली है। ग्राहम स्टेन्स का केस जब वो आपके सामने रखता है, ग्राहम स्टेन्स मैंने आपको बताया था ना, कुछ 40 साल के युवा थे, ये ऑस्ट्रेलिया से भारत में आए थे, क्रिश्चियनिटी की बातें करते थे, बाबा टाइप्स। इनको और इनके बच्चों को जला दिया। तो ग्राहम स्टेन्स की जब बात करता है ऑथर, तो क्या चीज मान करके वो आपको समझाना चाह रहा है? वो यही बताना चाह रहा है कि 1999 में भी ये हालात थे और आज भी वही हालात है। एंटी कन्वर्जन जो वॉयलेंस है, हिंसा है, उसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी है और ट्रबलिंग है, परेशान करने वाली है भारत में। पहले का आंसर बनेगा बी, दूसरे का आंसर बनेगा सी। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके खुद के सॉल्व करने के लिए, आसान है। फर्स्ट कमेंट में मैंने इनके सबके आंसर डाल दिए हैं। तो सैलिडाइजेशन क्या होता है? इनमें से जो चीज ऑनरस होगी वो कैसी होगी? क्रिटिकल होगी, बर्डनसम होगी या एल्यूरिंग होगी? करवाया था ना वर्ड ऑनर्स, ऑनरस। ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो जो सामने वाले को मनाने के लिए हो या उसको प्रभावित करने के लिए हो, ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? फिर दो वर्ड्स हैं आपके पास, डिनाउंस्ड और सब्स्यूम्ड। दो ब्लैंक्स हैं, दोनों में सही ब्लैंक में सही वर्ड को फिट करना है। हो सकता है यहां पे डिनाउंस आए, हो सकता है यहां पे आए, दूसरी जगह सब्स्यूम आए। लास्ट में दो एरर्स मिलेंगी। डिस्पाइट वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा था, देर वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा था। एक बार आंखें बंद करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, आराम से ढूंढ लेना और आंसर को फर्स्ट कमेंट से चेक कर लेना। 3 से लेकर 9 तक, यानी कि 7 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। आउट ऑफ 7 या आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताइए, चाहे 2 मिलाओ चाहे 9 मिलाओ। कल की क्लास से मुलाकात होगी आपसे। अंटिल देन साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।